नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। बच्चों, मैं आपके सामने आया हूं क्योंकि अब यूपीएससी का एग्ज़ाम 2025 में आ रहा है। सी सैट का जो पोर्शन है वो दिन ब दिन आपको आपके साथ कह सकते हैं कि नुका छुपी का खेल, हाइड एंड सीक का खेल खेल रहा है। कभी लेवल ऑफ एग्ज़ाम टफ हो जाता है, कभी मीडियम रेंज में आ जाता है, कभी थोड़ा सा लो स्टैंडर्ड पे चला जाता है। लो स्टैंडर्ड पर तो अभी तक नहीं कहूंगा मैं, लेकिन मीडियोकर, मीडियम रेंज में, मॉडरेट रेंज में, हाई लेवल रेंज में चला जा रहा है। तो इस बार हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। एग्जैक्ट टाइम है, मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि इस बार यूपीएससी के जो बच्चे हैं इनको मैं इतना समय दूंगा कि वो अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर पाए। तो इसलिए आज जो मैं आपके सामने आया हूं, यूपीएससी सी सैट 2025 को ध्यान में रखते हुए आज नवंबर के महीने से ही हम शुरू करेंगे और उस समय तक अपने आप को बेस्ट बनाने की कोशिश करेंगे ताकि एग्जाम में ये जो सीसैट के एग्जाम का जो है वो क्रिएट हुआ है वो ना रहे। और हमारी शुरुआत होगी सबसे बेहतरीन एक टॉपिक से जो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में आगे बढ़ने से पहले दो एक बातें आपसे शेयर कर दूं, पहले जान ले। पहली बात तो बहुत बच्चे कहते हैं कि सर आप रेगुलर क्यों नहीं आ पाते हैं यूट्यूब पे। तो रेगुलर नहीं आ पाने का रीज़न ये है, मैं पहले भी बता चुका हूं कि मेरे बहुत सारे ऑफलाइन कमिटमेंट्स हैं, पर्सनल डिफरेंट कमिटमेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से अगर मैं यूट्यूब पे डिसिप्लिन्ड वे में नहीं आ पाता हूं, मैं रेगुलर नहीं आ पाता हूं, तो मैं बच्चों को क्या दूंगा जो मेरे साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है, एक आशा में जुड़ेंगे और उनको अगर नहीं मिलेगा रेगुलर तो वो क्यों मेरे पास आएंगे, और उससे मेरी इमेज अच्छी नहीं बनेगी। फर्स्ट थिंग। सेकंड जो बातें होती है वो ये कि डिसिप्लिन्ड वे में अगर चीज़ों को अगर मैं नहीं करूंगा ना तो बच्चों को मैं कैसे सिखाऊंगा डिसिप्लिन्ड वे में करने को। ठीक है, तो ये मेरे दिमाग में चलता रहता है। बट इस बार जो मैं आया हूं यहाँ पे कि मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, और जो भी जिस फील्ड के भी बच्चे हैं जो मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, जो रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, जो बेसिक लेवल से, फंडामेंटल लेवल से लेकर अपग्रेडेड लेवल तक अपने अपने एग्जाम्स तक, जैसे कोई अगर मान लो सीएचएसएल का एग्जाम दे रहा है वो भी, और कोई कैट का एग्जाम दे रहा है वो भी, वो सब मैथ्स को पढ़ सकता है, रीजनिंग को पढ़ सकता है। सो I am not only the UPSC faculty, I am not only the UPSC aptitude faculty, I am actually maths and aptitude faculty। ठीक है, तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा आपको ये चीज़ और बता दूं। कई और स्टूडेंट्स मुझे कह रहे थे सर आप इतने अच्छे अपने फील्ड में हो, आप इतना नाम है आपका, यूपीएससी के सीनियर फैकल्टी हो, तो क्यों नहीं, जब तक आप अपने आप को दिखाओगे नहीं, शो नहीं करोगे, तब तक आपको पता, आप को कौन समझ नहीं पाएगा, तो समझ नहीं पाएगा तो आपसे कैसे जुड़ पाएंगे। तो मैं इसलिए आपके सामने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपना लेकर आया हूं, ये देख लीजिए और समझ लीजिए। मैं यूपीएससी का सीनियर फैकल्टी हूं, यूपीएससी सी सैट का सीनियर फैकल्टी इसलिए मैं कह रहा हूं। वैसे तो मैं मैथ्स, क्वांट्स और एलआर, मैथ्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग आज से नहीं, मैं 2006 से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, कई बच्चे कहते हैं सर देख के नहीं लगता है। अब मैं क्या करूं बच्चे, मेरा चेहरा ही कुछ ऐसा है कि देख कर नहीं लगता है। ठीक है, लेकिन मैं 2006 से पढ़ा रहा हूं, तो ये तो समझ में आ ही गया होगा। 18 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है मेरे पास, तो इन एक्सपीरियंस को मैं आपके साथ शेयर करूंगा और कितने बच्चों का करियर शेप किया है, तो आपका भी करियर शेप करने की कोशिश करूंगा। और करियर ही नहीं शेप करूंगा, करियर शेप करने के लिए नहीं हूं मैं यहाँ पे टीचर के दो काम होते हैं। टीचर, पहला जो आपका टीचर होगा ना, वो आपके करियर को तो शेप करेगा ही करेगा, आपको उस लायक बनाएगा कि आप ग्रेट डिसीजन मेकर बन सको। साथ ही साथ डिसिप्लिन जो तैयार होगा उससे आप ग्रेट डिसीजन मेकर भी बनेंगे और लाइफ में अच्छा करेंगे, सक्सेसफुल तो होंगे ही होंगे। साथ ही साथ कैरेक्टर बिल्डिंग भी करना आपके टीचर का ही फर्ज होता है। तो मैं आपकी दो चीजों पे जरूर फोकस करूंगा। वन इज कैरेक्टर बिल्डिंग एंड अनदर इज योर नेचुरल एबिलिटी बिल्डिंग, राइट, जो आपके अंदर है जिससे कि आप सक्सेसफुल होंगे ही होंगे, है ना। तो इसलिए ध्यान रखना कि मैं ये यूपीएससी के भेड़ चाल में नहीं, मैं यहाँ यूट्यूब के भेड़ चाल में नहीं रहूँगा। यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, लेकिन बहुत ऐसे भी टीचर्स हैं जो केवल बातें करते हैं। ठीक है, तो मैं अब उन सब चीज़ों से मैं बिल्कुल पढ़ने वाला नहीं हूँ मैं। तो मैं आपको बता दूँ, आपको पता चल जाएगा क्यों मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ, है ना। यहाँ पे यूपीएससी सी सैट का फैकल्टी हूँ 2010 से। अच्छा, 2010 से जब मैं ऐसे लिखता हूँ तो कई बार बच्चों ने एक सवाल कर दिया है मुझसे। ठीक है,
तो क्या सवाल किया है, उन्होंने कहा है कि सर पहला सीसेट तो 2010 में ही हुआ, ठीक है, सॉरी 2011 में ही हुआ, तो ये 2010 से आप कैसे सीसेट के टीचर बन गए? तो बेटा उससे पहले भी एग्जाम हुआ करता था यूपीएससी का। यूपीएससी के एग्जाम में, जीएस के एग्जाम में क्वांट्स के क्वेश्चंस आया करते थे, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आया करते थे, परमुटेशन कॉम्बिनेशंस के आते थे, मेंसुरेशंस के क्वेश्चंस आते थे, ज्योमेट्री के आते थे, है ना। तो उस समय भी मैं पढ़ाया करता था, पहली चीज, ठीक है। पीसीएस, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स को पढ़ाया करता था। ये तो बात हुई एक चीज। दूसरी चीज कि जब 2011 में यूपीएससी का एग्जाम आ रहा था, यूपीएससी सीसैट, हाँ, का एक भनक मार्केट में आ गई थी, मुखर्जी नगर में, राजेंद्र नगर में एक भनक ऐसी थी कि सीसैट एग्जाम आ रहा है, एप्टीट्यूड का एग्जाम आ रहा है, अलग सा पेपर होगा। इसकी वजह से मार्केट में इतना हैवोक था, आने वाला था, लेकिन बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने क्या किया है, 2010 से ही अपनी क्लासेस शुरू कर दी थी। और उसी में सितंबर के दौरान, अगस्त सितंबर के दौरान मैंने भी कई इंस्टीट्यूट्स में वहां पे क्लासेस लेना शुरू कर दिया था। इसीलिए 2010 से मैं क्यों बोलता हूं सीसैट का, अब आपको समझ में आया होगा, क्योंकि क्लासेस मैंने 2010 से ही लेना शुरू कर दिया था, 2011 के पहले सीसैट के लिए। और उस समय के बड़े बड़े मुखर्जी नगर के इंस्टीट्यूट्स में मैं क्लासेस लिया करता था। तो जैसे साइंस प्लैनेट, करियर प्लस, अचीवर्स, आपने ये सब नाम अगर सुना हो, डिस्कवरी, तो जाएंगे ना मुखर्जी नगर सब में तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। फिर राजेंद्र नगर सब में आपको पता चलेगा। तो इसीलिए आई एम द सीनियर फैकल्टी इन यूपीएससी। तो मुझे लगता है कि कोई भी सीसैट जो पढ़ा रहा है आपके मार्केट में, वो कोई भी ये नहीं कह सकता है कि इस सर से मैं ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ, है ना। तो क्योंकि जब पहला ही बैच मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे से ज़्यादा क्या ही एक्सपीरियंस्ड कोई रहेगा। वन थिंग। सेकेंड थिंग इज कि यही अनुभव आपके सामने लेकर आऊंगा और आपको शेप करने की कोशिश करूंगा, है ना। तो इसीलिए मैं ये कुछ इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अलग अलग जगहों पे पढ़ाता रहा हूँ मैं, यूपीएससी में मुखर्जी नगर में, राजेंद्र नगर में, साथ ही साथ आपको जो इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पीसीएस एग्जाम्स होते हैं ना, उसके लिए, यूपीएससी के एग्जाम्स के लिए भी अलग अलग जगहों पे, अलग अलग स्टेट्स में, जैसे नागालैंड पब्लिक सर्विस कमीशन में के लिए नागालैंड जाना, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर जाना, बहुत अलग अलग जगहों पे जाना, यूपी में कई जगहों पे जाता रहा हूँ, उत्तराखंड में, राजस्थान में, तो हर जगह मेरी क्लासेस होती है, एमपी में, तो वहाँ जा जाकर भी क्लासेस मैं लेता रहा हूँ, ऑफलाइन बैचेस लेता रहा हूँ ज़्यादातर। तो अब आप समझ सकते हो कि आई एम हाई इन डिमांड, और इसीलिए ऑफलाइन क्लासेस में बहुत ज़्यादा जो हमारी मेरी व्यस्तता रहती है, ठीक है। तो चलो अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ये देख लो, किसी को पता करना है मेरे बारे में तो पता कर सकते हो। मैंने कुछ इंस्टीट्यूट को चुन के आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। ये सारे इंस्टीट्यूट का भी लिखूंगा तो पूरा का पूरा भर जाएगा, इसलिए उतना नहीं लिखूंगा। जैसे सबसे पहले अभी अनअकैडमी में मैं काम कर रहा था, ठीक है, तो अनअकैडमी में, यूपीएससी में नहीं दिखेगा मेरा, क्योंकि मैंने अनअकैडमी में चूज किया था सीडीएस में, तो सीडीएस में दिखेगा। फिर उसका जो दूसरा मैथ्स का पार्ट था, एनडीए के लिए भी लिया करता था, तो अनअकैडमी में भी मैं था। निर्माण आईएएस, डिस्कवरी आईएएस, करियर प्लस, इंश्योर आईएएस, द कैवेलियर, एनपीसीआई, इसमें खुद मैं को फाउंडर रहा हूँ, सिग्मा, और भी बहुत सारे नाम हैं जो मैंने यहाँ पे लिखा ही नहीं है, ठीक है। अब आगे साइंस प्लैनेट, अचीवर्स, बहुत सारे नाम होंगे, है ना। अभी के समय में, ये प्रीवियस प्लेटफॉर्म्स रहा है मेरा, है ना। अभी के समय में करेंटली आई एम द फाउंडर ऑफ कुमार मैथमेटिक्स। कुमार मैथमेटिक्स मेरा यूट्यूब चैनल है, जो जानते ही हो। साथ ही साथ कुमार मैथमेटिक्स मेरा ऐप भी है बेटा। कुमार मैथमेटिक्स मेरा ऐप है, जो जिस ऐप पे मेरी कोर्सेज चलते हैं यूपीएससी सीसैट के लिए, और भी डिफरेंट अर्थमेटिक्स का कोर्स, लॉजिकल रीजनिंग का कोर्स, अभी नया कोर्स आने वाला है, साथ ही साथ अभी सीडीएस का कोर्स, जहाँ भी मैथ्स है, मतलब जिन बच्चों को मैथ्स पढ़ना है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ना है, ठीक है, या फिर रीजनिंग पढ़ना है, लॉजिकल रीजनिंग, मुझे लगता है कि 2-3 एग्जाम्स को छोड़कर इंडिया में सारे एग्जाम्स में ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, तो वो सभी मेरे पास आ सकते हैं, और मेरे पास आते ही हैं, है ना। तो अब मैं आप तक पहुंचूंगा, आप मेरे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, मैं आप तक पहुंचूंगा, इसीलिए पहले मैं आपको दिखा देता हूं, देखोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। ये अभी मैं करेंटली फाउंडर हूं कुमार मैथमेटिक्स का, वाजीराव एंड रेड्डी आईएएस इंस्टीट्यूट्स दिल्ली में, इसके साथ जुड़ा हुआ हूं, संकल्प आईएएस, चाणक्य जो श्रीनगर ब्रांच, और भी डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जो मैंने नाम लिखा नहीं है, उनके साथ जुड़ा हुआ हूं। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसके साथ मैं जुड़ा हुआ, को फाउंडर प्रेप 9 का हूं, ठीक है। अब इतने सारा कहाँ लिखूंगा मैं, है ना। तो इतना मैं आपको बता देता हूं, आई एम सीनियर फैकल्टी, आई हैव एक्सपीरियंस, रेलिवेंट एक्सपीरियंस ऑफ 18 years in this field of education, so I will definitely going to help you, I'm going to help you out everywhere in every possible way guys,
ठीक है, चलो बिना आप टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं जिस चीज का हम लोग इंतजार कर रहे थे। पहला टॉपिक यूपीएससी सी सैट के लिए। अभी ये जो मैं पूरा का पूरा समय देने वाला हूं, ये कोई और भी बच्चा देख सकता है, कोई यूपीएससी के लिए ही नहीं होगा। यूपीएससी सी सैट कह लो, ये तुम सीएपीएफ के बच्चे देख सकते हैं, या किसी और एग्जाम्स में जिसमें आता है कैट के बच्चे देख सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एग्जाम्स के लिए होगा, सभी इसको सीख सकते हैं, है ना। चलो बेटा शुरुआत करते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से। बहुत ही मेजर टॉपिक जो यूपीएससी का जो हॉट टॉपिक में से माना जाता है ना। तो चलो शुरू करते हैं। बेसिक बेसिक, बहुत ज़्यादा लंबी क्लासेस नहीं करूंगा मैं। सेशंस कोशिश करेंगे छोटे छोटे सेशंस रखें ताकि आपको मज़ा भी आए। परमुटेशंस एंड, और मेरे साथ एक प्रॉब्लम भी है बेटा। मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है ना कि मैं सेशंस को लंबा कर देता हूँ। ठीक है, सेशंस को लंबा कर देता हूं क्योंकि मैं पढ़ाने में बिलीव करता हूं। ठीक है, मुझे वो मार्केटिंग वाला पढ़ाई नहीं समझ में आता है ना। हम लोग पढ़ाते रहे हैं, ये मार्केटिंग वाली पढ़ाई समझ में नहीं आती है मुझे। तो मे भी हो सकता है ये गलत हो, लेकिन क्या करूं, सिखाना एक और अलग बात होती है, मार्केटिंग करना एक अलग बात होती है। तो चलो तुम लोगों के साथ रहकर मैं दोनों चीज़ों को सीखने की कोशिश करता हूँ कि सर सिखाओ भी हमें और हमसे मार्केटिंग भी करना सीखो। ठीक है, हमारे लिए ही मार्केटिंग भी करो। ठीक है, तो करेंगे फिर, है ना। तुम तक पहुंचना है तो सब करेंगे। चलो बेटा चलते हैं, शुरुआत करते हैं। देखो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में बहुत गहराई में जाने वाले हैं हम लोग। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बहुत गहराई में जाने वाले हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में फैक्टोरियल से शुरुआत होता है, प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग, जैसे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। उसके बाद आएगा परमुटेशन, फिर कॉम्बिनेशन, पहले तो कॉम्बिनेशन फिर परमुटेशन, फिर सर्कुलर परमुटेशन, फिर उसमें प्रॉपर्टीज वगैरह आएंगे, है ना। उसके बाद जो वहाँ पे देखोगे केसेस आएंगे, बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आएंगे और एग्जाम में आपको दिखेगा। फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा PPYQs के क्वेश्चंस को देखेंगे ताकि समझ में आए किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो लंबी क्लास होने वाली है आज की नहीं, ये पूरा का पूरा सेशन यूट्यूब पे लंबा होने वाला है, तो तैयार रहो, मज़ा आने वाला है। तो शुरुआत करते हैं आज हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में फैक्टोरियल से। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा आइडिया दे दें कि परमुटेशन, छोटा सा आइडिया, आगे चल के तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन को डिफाइन भी करेंगे, डिफरेंस भी बताएंगे, बट यहाँ पे छोटा सा आइडिया दे दें व्हाट इज परमुटेशन एंड व्हाट इज कॉम्बिनेशन। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना और समझना। पहली बात परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और जानेंगे हम लोग सबसे पहले फैक्टोरियल। ठीक है, पहले परमुटेशन। कोई अगर मुझसे ये पूछता है कि परमुटेशन किसको कहोगे, तो दो सेकंड नहीं लगेगा मुझे बताने में। परमुटेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट्स। ठीक है, परमुटेशन का मतलब क्या होगा बच्चे, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट्स। ठीक है ना, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट्स मतलब कि ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकिंग आर एट अ टाइम। मतलब नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट्स मतलब कि व्यवस्थित करने के जितने तरीके हो सकते हैं ना, उसको आप परमुटेशन कहते हैं। यहाँ पे अगर मैं इसको पूरा लिखूं तो ऐसे लिखूंगा, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकिंग आर एट अ टाइम, और ऐसे भी लिखो टेकिंग आर एट अ टाइम। अच्छा, जब हम कहते हैं ना किसी भी चीज को अरेंज करने के, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकिंग आर एट अ टाइम, तो अगर n वस्तु है हमारे पास, n नंबर ऑफ थिंग्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, n डिफरेंट थिंग्स हैं, और उसमें से r थिंग्स को हम लेकर अरेंजमेंट करेंगे, तो यहाँ कितने तरीके से अरेंजमेंट होगा, इसी को परमुटेशन कहते हैं। ठीक है, एंड डिफरेंट थिंग्स टेकिंग आर एट अ टाइम। और इसमें दो तरह के अरेंजमेंट्स होते हैं। एक अरेंजमेंट होता है जहां पे विदाउट रिस्ट्रिक्शन हो, विदाउट रिस्ट्रिक्शन अरेंजमेंट, एन अरेंजमेंट विदाउट रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, और दूसरा एन अरेंजमेंट विथ रिस्ट्रिक्शन। कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ जब अरेंजमेंट होगा तब,
विदाउट रिस्ट्रिक्शन अरेंजमेंट होगा तब। तो इसमें दो फॉर्म आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। सो विल लर्न टू डिफरेंट फॉर्म्स हियर, ठीक है। और जिसमें एक फॉर्म होगा यहाँ पे n डिफरेंट थिंग्स टेकिंग r एट अ टाइम, जिसमें तुम n टू द पावर r एक फॉर्मूला के तौर पे पढ़ोगे, ठीक है। और विथ रिस्ट्रिक्शन में होगा एक फॉर्मूला npr। अब तुम कहोगे कि सर ये पूरा का पूरा समझा ही दो, परमुटेशन क्या है। जैसे आपने लिख दिया नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकिंग r एट अ टाइम। सो विदाउट रिस्ट्रिक्शन में n टू द पावर r एक फॉर्मूला होगा, और विथ रिस्ट्रिक्शन वाले केस में npr एक फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकिंग r एट, मीन्स नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकिंग r एट अ टाइम। मतलब n वस्तु है हमारे पास, n वस्तुओं में r वस्तु को लेकर, ठीक है, कुल कितनी व्यवस्थाएं की जा सकती है, उसी को परमुटेशन कहते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल वगैरह देकर मैं आगे चल के समझाऊंगा, ठीक है। ये अभी एग्जाम्पल वगैरह नहीं दूंगा, मतलब अभी मैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन समझा ही नहीं रहा हूं, बस ऐसे समझो, मैं बस फैक्टोरियल समझाने जा रहा हूं। परमुटेशन बस एक आइडिया है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, आगे धीरे धीरे जब जाएंगे ना बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हो गया परमुटेशन। उसके बाद कॉम्बिनेशन क्या है, ठीक, इसको आगे चल के अच्छे से समझेंगे, आज समझेंगे फैक्टोरियल केवल। कॉम्बिनेशन क्या है, तो कोई कहता है कॉम्बिनेशन बता दो भाई, तो कॉम्बिनेशन कुछ भी नहीं है बच्चे, इट इज नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन of n different things taking r at a time is given by NCR, है ना। तुमने NCR भी फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो इसमें क्या है कि ये जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन ऑफ थिंग्स, है ना। हाउ मेनी, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन ऑफ थिंग्स, हाउ मेनी, in how many ways n number of things can be selected, in how many ways, if there are n different things we have, then taking r at a time, in how many ways we can select, taking r at a time, in how many ways we can make selections। तो ये होता है NCR, कि अगर हमारे पास n अलग अलग वस्तुएं हैं तो r करके, ठीक है, कितने वस्तुओं का हम यहाँ पे चयन कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम NCR फॉर्मूला से समझते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है ये मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं, देखो समझना मेरी बात को बच्चे। होता क्या है कि कभी भी जो परमुटेशन या कॉम्बिनेशन है ना, हाँ, परमुटेशन कभी भी हो ही नहीं सकता है कॉम्बिनेशन के बगैर, ठीक है। परमुटेशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट कॉम्बिनेशन, पहले परमुटेशन नहीं हो सकता है, ठीक है, पहले कॉम्बिनेशन होगा। मतलब पहले आपके पास चीजें दी हुई है, ठीक, उसमें से आप सेलेक्ट करोगे, जो चीजें दी हुई है उसमें से यू विल मेक सिलेक्शन। पहले आप सेलेक्ट करोगे, और जब सेलेक्ट कर लोगे तब उस सिलेक्शन के बाद आप उसको परम्यूट करोगे, उसके बाद उसका अरेंजमेंट करोगे, है ना। यही होता है ना। एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझाता हूं, ठीक है, फिर फैक्टोरियल पे चलते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल ये है कि मान लो कि आज मुझे, ठीक है, किसी ने कहा कि तुम्हारे पास चार डिफरेंट डिजिट्स हैं, ठीक है, 4 डिफरेंट डिजिट्स हैं, 1 2 3 और 4। अब तुम्हें करना क्या है, 1 2 3 4, तुम्हें 3 डिजिट्स को उठाना है, और 3 डिजिट को उठाकर कैसे तुम सेलेक्ट कर सकते हो, 3 डिजिट्स के कितने सिलेक्शंस हो सकते हैं, माने कोई भी 3 डिजिट, जैसे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नंबर्स गिवन हियर, है ना। किसी ने कहा कि तुम्हें 4 संख्याएं दे दी गई, 1 2 3 4, ठीक है, 4 संख्याएं दे दी गई। तो 4 संख्याओं को में से किसी 3 संख्याओं को, संख्या छोड़ दो, तुम्हें 4 अंक दे दिए गए, 4 अंक दे दिए गए, 4 डिजिट्स दे दिया गया। तो तुम 3 डिजिट्स को अगर सेलेक्ट करना हो तो तुम कितने प्रकार से 3 डिजिट्स को सेलेक्ट कर सकते हो। 3 डिजिट सेलेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि अगर तुमसे कहा जाए कि 3, तो तुम ऐसे भी तो 3 कर सकते हो, 1 2 एंड 3 कर लो, ठीक है, या फिर तुम कर सकते हो 1 2 एंड 4, ठीक है, या तो तुम कर सकते हो
2 3 एंड 4, है ना, ऐसे ही करोगे ना। या तो तुम कर सकते हो 1 3 एंड 4, ऐसे करके तुम सेलेक्ट कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कोई भी सिलेक्शन। तो 3 डिजिट का सिलेक्शन ऐसे ही तो करोगे तुम, 4 में से किसी भी 3 डिजिट का सिलेक्शन कैसे करोगे, मींस वी आर गिवन 4 डिजिट्स एंड आउट ऑफ 4 डिजिट्स वी हैव टू सेलेक्ट 3, तो कैसे सेलेक्ट करेंगे, ऐसे ही तो करेंगे, या तो 1 2 3 करेंगे, 1 2 3, या तो 1 2 4 करेंगे, या तो 2 3 4 करेंगे, या तो 1 3 4 करेंगे, ऐसे करके जो हम सिलेक्शंस करेंगे। तो कितने सिलेक्शंस किए जा सकते हैं, तो पहले ये निकालना पड़ेगा। तो अगर ये हमको निकालना पड़ेगा तो पहले तो हम देख लेते हैं कितने सिलेक्शंस किए जा सकते हैं, ठीक है। और 3 3 का मैं अगर सिलेक्शंस कर रहा हूं तो सबसे पहले कितने डिजिट्स हैं हमारे पास, तो हमारे पास 4 डिजिट्स हैं, ठीक है। तो 4 डिजिट्स हैं, तो मैंने लिखा n इक्वल टू 4, समझना बेटा अच्छे से, n इक्वल टू 4 4। और मैंने कितने कितने डिजिट्स का सिलेक्शन किया, टेकिंग r एट अ टाइम, यहां पे पढ़ो तो क्या है, n डिफरेंट थिंग्स टेकिंग r एट अ टाइम। तो कितने कितने डिजिट्स का सिलेक्शन किया, r एट अ टाइम, मैंने 3 3 डिजिट का सिलेक्शन किया, r इक्वल टू 3। तो अगर 4 डिजिट्स हैं और 3 3 डिजिट को सेलेक्ट करना है, तो इन हाउ मेनी वेज वी कैन मेक सिलेक्शन, तो वी कैन मेक सिलेक्शन इन एनसीआर वेज, ठीक है। कितने तरीकों से किया जा सकता है, तो एनसीआर। तो मैं पहले तो एनसीआर का फॉर्मूला यहां पे लिख दूं, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एनसीआर। तो अभी एनसीआर का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। अभी सबसे पहली बात यह है कि अब तुम क्या समझोगे इसमें, फैक्टोरियल मैंने यहां लिख दिया फैक्टोरियल फैक्टोरियल, तो जो बच्चा फैक्टोरियल जानता ही नहीं है वो पहले कुछ समझ पाएगा इसमें, नहीं ना। तो जो बच्चा फैक्टोरियल नहीं जानेगा वो ये समझ ही नहीं पाएगा कि ये हुआ क्या है। इसीलिए इस चैप्टर में सबसे पहले हम फैक्टोरियल समझते हैं, और जब हम फैक्टोरियल समझ जाते हैं तब चीजें बहुत आसानी से समझ में आने लगती हैं। तो खैर अभी मैं फैक्टोरियल आगे समझाने वाला हूं, थोड़ा सा पहले इसको समझ लो, अपने आप चीजें आगे समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं कि एनसीआर फैक्टोरियल अगर मैं यहां पे लगाने जा रहा हूं एनसीआर, तो 4c3, 4 क्या है n, r क्या है 3, 4c3 मैंने किया तो क्या हुआ, 4 फैक्टोरियल आ गया, 4 माइनस 3 फैक्टोरियल आ गया, है ना। तो इसको लिख देते हैं 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक। और उसके बाद 3 फैक्टोरियल आ गया। मैंने जब सॉल्व किया ना यहाँ पे, तो ये 4 फैक्टोरियल आ गया, और 4 माइनस 3 फैक्टोरियल होता है 1 फैक्टोरियल, यहाँ कितना था 3 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को लिखोगे तुम 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है। 1 फैक्टोरियल को तो 1 ही, और 3 फैक्टोरियल को लिखोगे 1 इंटू 2 इंटू 3। अच्छा 1 2 3 1 2 3 इसमें कैंसल आउट हो गया, तो कितने तरीके हो गए, 4 तरीके हो गए, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर हमारे पास टोटल n क्या है 4, देयर आर 4 डिजिट्स एंड वी आर टेकिंग 3 एट अ टाइम, 4 अगर अंक है मेरे पास और मैं 3 3 अंकों का सिलेक्शन कर रहा हूं, तो टोटल सिलेक्शन मैं 4 तरीके से कर सकता हूं। और देखो 4 तरीके से ही सिलेक्शन हो पाया है, इसीलिए इससे ज्यादा कोई सिलेक्शन बन ही नहीं सकता है। मतलब यहां 1 2 3 आया, यहां 1 2 4 आया, यहां 2 3 4 आया, और यहां 1 3 4 आया, है ना। अब इसके आगे कोई सिलेक्शन हो ही नहीं सकता है, ठीक है। 1 3 4, इसके आगे कोई सिलेक्शन हो ही नहीं सकता है। 4 सिलेक्शन हो सकता था, तुमने देखा ना 4 ही सिलेक्शन हुआ। अच्छा अब 4 सिलेक्शन हो गया, है ना, एनसीआर लगाया हमने, 4 सिलेक्शन हो गया। अब तुम समझो मेरी बात को, मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि परमुटेशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट कॉम्बिनेशन। तो परमुटेशन के लिए पहले कॉम्बिनेशन करेंगे, तो पहले मैंने कॉम्बिनेशन कर लिया, ठीक है, कॉम्बिनेशन कर लिया। देयर वर 4 डिजिट्स, आउट ऑफ 4 डिजिट्स 3 डिजिट्स कैन बी सिलेक्टेड इन 4 वेज। अब मैंने क्या किया 4 वेज में, ठीक है, 4 वेज में मैंने सेलेक्ट तो कर लिया, अब मैं क्या करूंगा, परमुटेशन करने जा रहा हूं। तो मान लो किसी एक वेज को मैंने चूज किया, कि इसे सेलेक्ट करके, ठीक है, कि जब मैं 4 वेज में इसे सेलेक्ट करूंगा तो उस 4 वेज में से एक कोई वे मैं उठा लेता हूं। जैसे एक कि मैंने इन चारों में से कोई एक वे उठा लिया कि हाँ मैंने सिलेक्शन किया है 1 2 3 का। सपोज आई एम गोइंग टू सेलेक्ट 1 2 एंड 3। 4 तरीके से कर सकता हूं, देयर आर 4 वेज ऑफ सेलेक्टिंग। हाँ मैंने 1 वे को यहां पे ऑलरेडी चूज कर लिया, दैट आई हैव सेलेक्टेड दिस, आउट ऑफ 4 डिजिट्स आई हैव सेलेक्टेड 1 2 एंड 3, एक मैंने यहां सेलेक्ट कर लिया। अब बेटा एक बात बताओ, जब मैंने एक सेलेक्ट कर लिया 1 2 एंड 3, है ना, सो दिस इज 1 सिलेक्शन, देयर वर 4 सिलेक्शंस, out of 4 this is one selection of 1 2 and 3 digits out of 4।
चार डिजिट में तीन तीन डिजिट का सिलेक्शन करोगे तो 4 टोटल सिलेक्शंस होंगे, उसमें से एक सिलेक्शन मैंने यहां उठा लिया, और जब मैंने एक सिलेक्शन यहां पे उठा लिया ना, तो इस एक सिलेक्शन को जब मैं अरेंज करने जाऊंगा, सो हाउ मेनी वेज कैन आई अरेंज ऑल डिजिट्स टेकन टुगेदर, तो इसी को कहते हैं परमुटेशन। अब मैं इसका परमुटेशन करूंगा, इसका अरेंजमेंट करूंगा, और जब मैं इसका अरेंजमेंट करूंगा तो देखो तो इसका अरेंजमेंट कैसा होता है। इसका अरेंजमेंट है 1 2 एंड 3 पहला, ठीक है, ताकि नंबर बन सकता है 123। अगर मैं इसी को लिख दूं 1 3 एंड 2 तो दूसरा नंबर बन सकता है 132। अगर मैं 2 को पहले कर दूं, 1 को बाद में, फिर 3 को, तीसरा नंबर बन सकता है 213। फिर मैं 2 को पहले कर दूं, 3 को बाद में, फिर 1 को, तो 231 है ना, 231। समझना बच्चे। फिर मैं इसी को, ठीक है, यहां लिख देता हूं, 3 को पहले कर दूं, या यहां पे यहां कर देता हूं, 3 को पहले कर दूं, फिर 1 को, फिर 2 को, तो नंबर बन जाएगा 312, है ना। और अगर मैं 3 को पहले कर दूं, 2 को बाद में, फिर 1 को, तो नंबर बन जाएगा 321। देखो तो कितने हो गए बच्चे, 1 123 132 213 231 312 321, कितने तरह के नंबर बन गए यहाँ पे। तो यहाँ पे टोटल 6 डिफरेंट नंबर्स बन गए, 6 डिफरेंट अरेंजमेंट्स बन गया। तुमने नोटिस किया एक चीज, तुमने एक चीज अच्छे से नोटिस किया होगा कि पहले हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने पहले 4 डिजिट्स को देखा, ठीक है। पहले हम लोगों ने देखा देयर वर टोटल 4 डिजिट्स, आउट ऑफ 4 डिजिट्स वी हैड टू चूज 3 डिजिट्स एट अ टाइम। तो हमें 3 डिजिट्स का सिलेक्शन करना था, तो हमने एनसीआर फॉर्मूला लगाया 4C3। 4 में 4 डिजिट्स थे, जिसमें 3 डिजिट का सिलेक्शन हमने किया 4 तरीके से, हमने चारों तरीका यहाँ पे लिख लिया। अब उसमें से एक कोई सिलेक्शन को उठाया 1 2 3। जब मैंने एक सिलेक्शन को 1 2 3 उठाया, तो और उसको जब अरेंज करना शुरू किया, तो 6 डिफरेंट अरेंजमेंट्स हो गए, और 6 डिफरेंट अरेंजमेंट्स जो हो गए ना, यही है परमुटेशन, ठीक है। मतलब कि अब ये इसी को अगर मैं कहूं कि एक सिलेक्शन मैंने 1 2 3 किया, तो 1 2 3 इज वन सिलेक्शन, ठीक है। बट व्हेन वी आर गोइंग टू अरेंज देम, हाँ, वी कैन अरेंज दिस इन 3 फैक्टोरियल वेज। 3 फैक्टोरियल वेज का मतलब होता है 3p3। 3p3 क्यों, क्योंकि 3 मतलब n, मैं यहां पे लिख देता हूं, फॉर्मूला इज npr। अरेंजमेंट का फॉर्मूला होता है npr। npr मतलब n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर मैंने एक सिलेक्शन किया तो 1 2 3 3 डिजिट्स आए इसमें, 3 डिजिट मतलब 1 2 एंड 3, n कितना है 3, और मैंने क्या किया, तीनों डिजिट का अरेंजमेंट कर रहा हूं मैं, तो टेकिंग r एट अ टाइम। जब 3 डिजिट्स ही हैं 1 2 एंड 3, मैंने जब सिलेक्शन एक 4 में से एक कोई सिलेक्शन किया, ठीक है, उस एक सिलेक्शन में 3 डिजिट्स मेरे पास आए। 3 डिजिट्स का मतलब n कितने हो गए 3, और हम तीनों डिजिट को अरेंज कर रहे हैं, तो तीनों डिजिट को अरेंज करके मेरे पास कितने अरेंजमेंट्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 अरेंजमेंट्स आ गए। तो हमने देखा n इक्वल टू 3 है हमारे पास, और हमने तीनों डिजिट को लिया हुआ है एक साथ अरेंजमेंट के लिए, तो r भी इक्वल टू 3 है। तो 3p3 का मतलब होता है 3 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r, 3 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल होता है 1, सो 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 इक्वल टू 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज 6, ठीक है। देखो तो कितने आए थे, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 1 2 3 4 5 6 आए थे नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट। तो यही चीज मैं तुम्हें समझा रहा था कि जहां 3p3 है उसके जगह पे 3 फैक्टोरियल लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा। मतलब npr का n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल होता है। तो कोई अगर कहेगा कि सर npn का मतलब n और r दोनों इक्वल हो जाए, तो सीधा n फैक्टोरियल लिख दोगे ना, तो तुमको आंसर आ जाएगा। मतलब n भी n जितना है उतना ही r हो, तो सीधा npn के जगह पे n फैक्टोरियल लिख दोगे, यू विल बी गेटिंग योर आंसर। तो यहाँ पे n 3 है और सभी 3 को तुम लेकर अरेंज कर रहे हो टेकिंग r एट अ टाइम, ठीक है, तीनों को, तो 3p3 के जगह पे 3 फैक्टोरियल लिखा, इवन देन यू हैव गॉट योर आंसर 6। लेकिन वहां पे 0 फैक्टोरियल आया, तो फिर से फैक्टोरियल आया ना, तो हर जगह हम क्या देख रहे हैं कि फैक्टोरियल को समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना।
चलो, तो नोटिस किया तुमने? अगर जिन बच्चों को समझना है, समझ में आया होगा, अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आया होगा सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट अगेन, मैं फिर से इसको समझाऊंगा आगे चल के, डोंट वरी। ठीक है, मैं जब परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को थोड़ा डीपली लेकर जाऊंगा ना बेटा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को थोड़ा डीपली लेकर जाऊंगा, उस समय मैं और एग्जाम्पल्स दूंगा। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, छोटा सा एग्जाम्पल है कि मैंने तुम्हें दिखाया कि 4 डिजिट था, 4 डिजिट में से मैं 3 3 कोई डिजिट लेना चाहता हूं, 3 3 डिजिट, तो 3 3 डिजिट का कितना सिलेक्शन मैं कर सकता हूं। तो मैंने देखा 3 3 डिजिट से एनसीआर फॉर्मूला लगा के, 4C3 फॉर्मूला लगा के 4 सिलेक्शन कर सकता हूं। चारों सिलेक्शंस को मैंने लिख दिया। अब 4 में से कोई एक सिलेक्शन मैं उठा लेता हूं। ठीक है, मैंने एक सिलेक्शन उठाया, तो उस एक सिलेक्शन का जब मैंने अरेंजमेंट किया, परमुटेशन किया, तो मैंने देखा कितने परमुटेशन हो गए, 6 परमुटेशन हो गए। तो पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने यहां पे किया सिलेक्शन, पहले मैंने यहां पे किया कॉम्बिनेशन। जब मैंने कॉम्बिनेशन कर लिया, तो कॉम्बिनेशन करने के बाद फिर मैंने इसको सेलेक्ट किया, किसी भी एक को सेलेक्ट किया, और फिर हुआ उसका क्या, परमुटेशन। फिर मैंने उसका किया परमुटेशन। ठीक है, उसी तरह अगर मैं कोई दूसरा सिलेक्शन लेता, मान लो कि मैं ये सेलेक्ट करता, तो इसका भी मैं परमुटेशन कर सकता था ना, कितने तरीके से, तो 3 फैक्टोरियल 6 वेज। ठीक है, इसका भी परमुटेशन करूंगा 3 फैक्टोरियल 6 वेज, 6 तरीके से। इसका भी करूंगा, अगर मैं ये सेलेक्ट करूंगा तो इसका भी करूंगा 6 तरीके से, और अगर ये करूंगा तो इसका भी करूंगा तो भी ये 6 तरीके से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो चाहे मैं चारों के चारों में से कोई भी सेलेक्ट करूं, ठीक है, उनका परमुटेशन, उनका अरेंजमेंट मैं 6 तरीके से ही करूंगा, 3 फैक्टोरियल वेज में। तो मैंने जो कहा था उस बात को समझ पाए होगे कि इफ यू वांट टू अरेंज, then first make selections. So first select then arrange. इसीलिए पहले इस बात को जो भी बच्चे अच्छे से समझ जाएंगे, वो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर को समझना उनके लिए बहुत आसान होगा। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं, सर कभी कभी तो समझ ही नहीं आता है, कहाँ एनपीआर फार्मूला लगाएं, कहाँ एनसीआर फार्मूला लगाएं। अरे बेटा, एनपीआर और एनसीआर फार्मूला समझने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तुम्हें बस इतना समझना है कि to arrange something you have to select first, after selecting now you arrange it। जैसे समझ में आ जाएगा ना, ये एनपीआर फॉर्मूला कहां से आया है, एनसीआर से ही तो आया है। एनसीआर फॉर्मूला में, ठीक है, अगर हम फैक्टोरियल टर्म मल्टीप्लाई कर देंगे, एनपीआर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला वार्मूला के लफड़े में बिल्कुल मत फंसो, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। और जब मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन को और थोड़ा डीपली लेकर जाऊंगा ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन को थोड़ा डीपली लेकर जाऊंगा, तो समझ लो बच्चे, मजा आने वाला है, क्लास मजेदार हो जाएगी। ठीक है, और उस क्लास में तुम्हें समझ में आएगा कि क्या चीजें हमको पढ़नी है। ठीक है, किस तरह से इलैबोरेट किया जा रहा है, कैसे एक्सप्लेन किया जा रहा है, टेक्निकल, सारी चीजें एकदम टेक्निकल हो जाएंगी। ठीक है, और फिर लगेगा दिमाग की बत्ती जलेगी कि वाह क्या यार, क्या चीज़ है बताई सर ने। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको अच्छे से पढ़ो, सीखो, यू विल बी गेटिंग इट बेटर। अच्छा, मैं इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ, तो इस वीडियो को यहीं पे, ठीक है, रोकूंगा। और इसीलिए वीडियो को मत कहो, इस सेशन को यहीं पे रोकूंगा, और दूसरे सेशन में मैं अभी फैक्टोरियल तुम्हें करवाऊंगा। और घबराओ मत, क्योंकि वीडियो लंबा नहीं हो इसीलिए मैं इसको यहाँ पे रोक रहा हूँ, और तुरंत अभी दूसरा सेशन करूंगा, ठीक है, जिसमें फैक्टोरियल को हम लोग समझेंगे। क्योंकि तुम पहले ही देख चुके हो, बिना फैक्टोरियल के, ये बिना फैक्टोरियल के, ठीक है, देख रहे हो, 0 फैक्टोरियल, बिना फैक्टोरियल के आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो पहले फैक्टोरियल समझोगे, फैक्टोरियल है ना, पहले फैक्टोरियल समझोगे, तभी तुम आगे इसको सीख पाओगे, है ना। तो चलो बच्चे, आगे बताता हूं मैं तुमको फैक्टोरियल नेक्स्ट सेशन में। लेकिन जाने से पहले थोड़ा सा अब मैं अपना ऐड भी कर दूं, ठीक है, बहुत ज़रूरी है ऐड करना। कुमार मैथमेटिक्स ऐप, जिन बच्चों को बेसिक से मैथमेटिक्स पढ़ना होता है ना, वो कुमार मैथमेटिक्स ऐप, इसका लिंक ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा तुमको मिलेगा। ठीक है, ये जो मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता ही होता है। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक तुमको मिलेगा ही मिलेगा, कुमार मैथमेटिक्स, ठीक है, लिंक, ये ऐप तुम ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही साथ इसमें क्या है, अब इसमें एक जो बैच है मेरा निर्भीक के नाम से,
ठीक है, निर्भीक 2.0, ठीक है, CSAT 2025 के लिए मैं वहाँ पे बैच लेता हूँ। जिन बच्चों को एकदम बेसिक से पढ़ना होता है ना, कि समझो कि कैलकुलेशन भी अगर सीखना है तो मैं उस बैच में सिखाता हूँ बेसिक से, है ना। यूट्यूब पे आकर सारी चीज़ें कर पाना थोड़ा मुश्किल काम होता है, वहाँ पे तुम आओगे सब चीज़ें हो पाएंगी, तो तुम वो कर सकते हो निर्भीक 2.0। ये भी तुमको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। और ये तुम जो कुमार मैथमेटिक्स ऐप है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, है ना। गूगल प्ले स्टोर जो, अच्छा गूगल प्ले स्टोर से कौन डाउनलोड कर सकते हैं, जो एंड्रॉयड यूजर्स हैं, एंड्रॉयड यूजर्स, है ना। लेकिन जो iOS यूजर्स है ना, iOS वाले, ठीक है, iOS, वो क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड करेंगे, क्लास प्लस का, ठीक है, ऐप डाउनलोड करो और उस ऐप में मेरा ORG कोड डाल दो, ORG कोड, ठीक है। ORG कोड है मेरा यहाँ लिख देता हूं मैं, UOPDV। अपने आप मेरा ऐप चलना शुरू हो जाएगा, कुमार मैथमेटिक्स ऐप चलना शुरू हो जाएगा। मैंने आईफोन वगैरह जो भी चलाते हो तो वो ये करोगे, क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड कर लेना और ORG कोड मेरा डाल देना, ठीक है। यही चीज़ है। नहीं समझ में आ रहा है तो मैं तुम्हें समझा देता हूँ, थोड़ा सा ठीक से समझ लो, बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने क्लास प्लस में जाना, गूगल प्ले स्टोर पे जाना, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे, क्लास प्लस में जाओगे, अपना डाउनलोड कर लेना, गूगल प्ले स्टोर पे तुमको मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह का ऐप तुमको दिखेगा जिसमें कोर्सेज हैं, तुमको सॉरी कोर्स है, इस तरह से तुमको सारा कोर्सेज दिख जाएगा वहाँ पे, ये पूरा कोर्स दिख जाएगा तुमको यहाँ पे निर्भीक 2.0, है ना। तो चलो गाइस, तुम और कुमार मैथमेटिक्स ऐप तो बिल्कुल ही डाउनलोड करना मत भूलना बेटा, कुमार मैथमेटिक्स ऐप। और कुमार मैथमेटिक्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस बार मैं तुम्हें सारी बातें बता देता हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। कुमार मैथमेटिक्स ऐप है, बहुत सारी चीज़ें हैं कुमार मैथमेटिक्स ऐप में, तुम देखोगे ना तुम्हें समझ में आएगा कि ये ऐप है, टेक्निकली बहुत मज़ेदार है। ऐप कह रहा हूँ, माय मिस्टेक। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, अभी तक यूट्यूब चैनल को मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन अब देना चाहता हूँ, है ना। तो ज़रा ज़ोर लगाऊंगा और तुम तक पहुँचूंगा। चल, और इसको सब्सक्राइब कर लो, अगर सीखना है आगे बढ़ेंगे हम लोग। थैंक यू सो मच, साथ में बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, एंजॉय, सी यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फैक्टोरियल के साथ। बाय बाय एंड जय हिंद।